गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज है आपका 2 जून। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जून के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों को बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से यहाँ पर जुड़े। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी बच्चे जोरदार तरीके से अपने क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 31 मई में, 1 जून में, 2 जून में या 3 जून में? जो विश्व दुग्ध दिवस हम मनाते हैं वो किस दिन मनाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। एक बार सभी बच्चे इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। चलिए तो ध्यान रखिएगा, जो विश्व दुग्ध दिवस हम मनाते हैं ये किस दिन मनाते हैं भाई? ये हम मनाते हैं 1 जून को। किस दिन? 1 जून को इस दिन मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कब 1 जून में हम इसको मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। 1 जून को हम प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 1 ही जून को हम क्या मनाते हैं? 1 ही जून को विश्व माता पिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि यूएन द्वारा 2012 में माता पिता को उनके कार्यों के लिए धन्यवाद देने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। ये दोनों दिवस ध्यान रखना कि हम माता पिता यानी कि पेरेंट्स डे भी हम मनाते हैं। जबकि अगर हम दुग्ध दिवस की बात करें तो 2001 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? दुग्ध दिवस की 2001 से शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर विश्व पेरेंट दिवस जो मनाया जाता है इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। हाँ, कैसे याद करें भाई? ये हो जाएगा त्रिधा पंडित, ये हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे 1 जून से स्टार्ट हुआ, आज आप इसको याद रखना कि 1 जून में हमने क्या क्या मनाया? विश्व दुग्ध दिवस मनाया और साथ ही हमने मनाया पेरेंट्स दिवस के रूप में भी इसको मनाया। तो इसको आप 1-2 बार जब याद करने का प्रयास करोगे तो ये आपके याद होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अपना जो माइंड है इसको इस पर बिल्कुल फोकस करके लगाएं कि नहीं, याद होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है। हाल ही में किस देश की सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 501 कैदियों को रिहा किया है? ठीक है, ये अभी किया गया है। इन्होंने अपना जो गणतंत्र दिवस है ये 29 मई को मनाया था। कब? 29 मई को उन्होंने अपना गणतंत्र दिवस मनाया, जिसके चलते इन्होंने अपने यहाँ पर 501 कैदियों को रिहा किया। ये नेपाल ने किया, ये अमेरिका ने किया, फ्रांस ने किया या नाइजीरिया ने किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नेपाल है, किसने? नेपाल ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है 29 मई में, सॉरी 29 मई में इन्होंने अपने यहाँ पर 501 कैदियों को रिहा किया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे यहाँ पर भी 26 जनवरी में कैदियों की रिहा करने की परंपरा होती है, ठीक है। इसी प्रकार से नेपाल ने भी अपने यहाँ पर जो अपना गणतंत्र दिवस मनाया, ध्यान रखना गणतंत्र दिवस मनाया, उसके चलते 501 कैदियों को रिहा किया। नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। पुष्प कमल दल प्रचंड उनका नाम है, अगर आपके ध्यान होगा। नेपाल के बारे में ऑलरेडी आप सभी चीजें जानते हैं, हमारा पड़ोसी देश है, हमारी सीमा साझा उससे होती है, ठीक है। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, ये भी आपको पता है। नेपाल की जो अभी मिस मिस नेपाल बनी है वो आप मुझे एक बार कमेंट में करके बताइएगा कि मिस नेपाल 2023 कौन बनी है? मिस नेपाल 2023 का खिताब किसने जीता है? कल ही ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, कल ही हमने इसको डिस्कस किया था। तो आप मुझे बताइएगा कि मिस नेपाल कौन बनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 मई में ही अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे, सॉरी स्नातक करना चाहते हैं या कर रहे होंगे, ऐसे 10,000 रुपए सालाना वार्षिक
कह सकते हैं, सालाना कह सकते हैं, छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, ऐसे श्रमिक हैं जिनका पंजीकरण हुआ है, ठीक है ना, कि हम भाई क्या है, हम लेबर में हैं या श्रमिक हैं, हमारा पंजीकरण है और हमारे जो बच्चे हैं ये 9th से या तो 9th क्लास में हो या ये स्नातक क्लास में हो या इस बीच में किसी भी क्लास में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, किसी भी क्लास में हो, तो ऐसे बच्चों के लिए 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देने की जो घोषणा की, ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है दिल्ली सरकार के, उत्तराखंड सरकार के, जम्मू कश्मीर सरकार के या हरियाणा सरकार के। तो ये घोषणा की है हरियाणा सरकार ने, ठीक है ना। ठीक है, तो हरियाणा सरकार क्या कह रही है कि ऐसे हमारे जो श्रमिक हैं जिनका पंजीकरण हमारी लेबर मंत्रालय में है या लेबर आयोग में है, तो ऐसे जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनके बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं 9वीं से 12वीं, 10वीं, 11वीं, स्नातक में, ऐसे बच्चों को हम 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देंगे। ये कहा है मनोहर लाल खट्टर ने, जिसका इन्होंने उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, दिल्ली से इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को लागू किया। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का जो पंजीकरण है, इसके मामले में हरियाणा पहले नंबर पर है। इसने यहाँ पर 8,19,564 जो श्रमिक है उनका पंजीकरण यहाँ पर कराया है। तो ये भी आपको डाटा थोड़ा सा याद रखना है, क्या है, 8,19,564 जो यहाँ पर मजदूर हैं, ये रजिस्टर्ड है हरियाणा में। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। दोनों ही फैक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ के जो डिप्टी सीएम है, ये कौन है, डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। कौन है, दुष्यंत चौटाला यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। यहाँ की जो राजधानी है भाई, ये चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे हरियाणा के राज्यपाल कौन है, हरियाणा के राज्यपाल कौन है। और आपको मैं बता दूं, हरियाणा में एक सूरज कुंड मेला लगता है। कौन सा, सूरज कुंड मेला, जो कहां पर लगा था, ये फरीदाबाद में लगता है। कहां पर, फरीदाबाद में लगता है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मेला है, अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है। इस बार भी इसका उद्घाटन फरवरी में किया गया था और आपके ध्यान में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में लेखक दामोदर मोजो को सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस भाषा के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी दामोदर मोजो जो हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस भाषा के हैं, मैथिली के, कोंकणी के, सिंधी के या मराठी के। तो भाई ये कोंकणी भाषा के क्या हैं, लेखक है। और मैं आपको बता दूं, इनका जो मूल है ये गोवा के निवासी हैं, ध्यान रखिएगा। तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कोंकणी भाषा के लेखक हैं, ध्यान रखना। उपन्यास कर्मोलिन के लिए इनको साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका जो साहित्य पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार मिला, ये किसके लिए मिला, ये मिला कर्मोलिन के लिए। गोवा के राज्यपाल श्री धन पिल्लई ने इनको सम्मानित किया है, ध्यान रखिएगा। और इनकी एक नई पुस्तक भी कल ही लॉन्च की गई, यानी कि जब इनको सम्मान दिया गया तभी इन्होंने एक अपनी पुस्तक लॉन्च की, जिसका नाम है मन्नत। ठीक है ना, क्या नाम है, मन्नत। और ये कई भाषाओं में इसका क्या है, अनुवाद है। कोंकणी में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये आपको ध्यान रखना है। चीजें समझ में आई या नहीं, दामोदर मोजो समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया है किसे, ये दिया गया है आपके दामोदर मोजो को। किसे, दामोदर मोजो। थोड़ा सा नाम आपको लग सकता है कि अजीब है, लेकिन याद रखना ही होगा, ये हमें कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए। और 56वां किसे दिया गया था भाई, एक बार बताएंगे, नीलमणि फुकान को। बहुत बढ़िया बिट्टू, ठीक है ना। चलिए, किसे, नीलमणि फुकान को दिया गया था। यहाँ के जो सीएम है ये कौन है भाई, प्रमोद सावंत है। कौन है, प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पर जो दो नदियां हैं अक्सर पूछी जाती हैं, एक है आपकी कौन सी, ये है मांडव नदी। मांडव नदी या मांडव नदी इसको बोला जाता है, या मांडवी आपने सुना होगा, मांडवी नदी, ये आपसे पूछी जाती है। अच्छा, एक यहाँ पर वो है चिड़ियाघर, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य
और सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य। दो क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है। पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है। और एक है आपका सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य। सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों अलग अलग स्टेट्स में हैं, आपको बताना है इनमें से गोवा में कौन सा है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। महावीर स्वामी ये भी आपको ध्यान रखना है, गोवा में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूध सागर। बहुत बढ़िया, यहां पर एक जलप्रपात भी है दूध सागर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में कांग्रेस की संख्या शून्य हो चुकी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये किस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं कि जिसमें इनकी संख्या शून्य हो चुकी है। तो ये शून्य जो हुई अभी महाराष्ट्र की विधानसभा में इनकी संख्या शून्य हुई है। कहां पर, महाराष्ट्र की विधानसभा में। सॉरी कल हमने महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा था ना, आज है बंगाल की। किसकी, बंगाल की जो विधानसभा है उसमें इनकी संख्या जो है ये शून्य हो चुकी है, क्योंकि इनका एक विधायक था जिसका नाम है बायरन विश्वास। ये भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसके शामिल होने से इनकी संख्या वहां पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। अब कोई भी विधायक कांग्रेस का बंगाल में नहीं बचा। जिस प्रकार से हमने कल बात की थी कि महाराष्ट्र के एक विधायक थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, जिनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कारण यहाँ पर कोई भी विधायक नहीं बचा है। क्या बता सकते हैं उन विधायक का नाम, जो कांग्रेस के इकलौते विधायक थे, एकमात्र विधायक थे। जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि वे विधायक का नाम क्या है। बंगाल और महाराष्ट्र ये दोनों क्या हो चुकी हैं, शून्य हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस के कोई भी विधायक शेष नहीं बचे, 0 है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों ही सीटें यहाँ पर 0 हो चुकी हैं, दोनों ही राज्य 0 हो चुके हैं। आप मुझे बताएंगे कि कल हमने जिसकी चर्चा की थी महाराष्ट्र में कि भाई एकमात्र विधायक है जिनका निधन हुआ, वो कौन थे। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तृणमूल कांग्रेस में आपको मैं बता दूं इनको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, ममता बनर्जी हैं। वहां की राजधानी कलकत्ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एकमात्र भारत का ऐसा शहर कलकत्ता है जहां पर अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। कलकत्ता में क्या चलाया जाएगा, अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला ये भारत का एकमात्र मेट्रोपॉलिटन शहर है जो जैव विविधता रजिस्टर को तैयार कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही आपके लिए फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। बनवारी लाल शर्मा नहीं है भाई, कल ही तो जिक्र किया था हमने, बनवारी लाल शर्मा नहीं है। एक बार इसको रीचेक कीजिएगा कि कल ही हमने यहाँ पर चर्चा की है कि भाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन है जो अभी महाराष्ट्र से जिनकी मृत्यु हुई है, तो वहां पर महाराष्ट्र जो है कांग्रेस रहित हो चुका है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं बचा है। ठीक है, रमेश धनुका कौन थे, रमेश धनुका 4 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। रमेश धनुका भी नहीं है, एक बार और अपने दिमाग पर जोर डालिएगा। चलिए, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी से किस शहर के बीच चलाई गई। ध्यान रखना, ये पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है जो कहां से कहां तक चलाई गई, चेरापूंजी तक। कहां से, ये गुवाहाटी से चेरापूंजी, गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी तक, न्यू जलपाईगुड़ी जिसको हम कहते हैं, और आपका गुवाहाटी से तवांग तक, आपका गुवाहाटी से पासी घाट तक। ध्यान रखना, ये भारत की 18वीं वंदे भारत ट्रेन है जो कहां तक चली, जो चली है न्यू जलपाईगुड़ी तक। कहां तक, न्यू जलपाईगुड़ी तक ये चली है। कहां से, ये ट्रेन गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए भाई ये कहां पर है, तो भाई ये वेस्ट बंगाल में है। ध्यान रखना, कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। जबकि अगर हम गुवाहाटी की बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी, गुवाहाटी की हम बात करते हैं, ये कहां पर है, ये असम में है। तो असम से ये कहां पर चलेगी, वेस्ट बंगाल नई जलपाईगुड़ी तक चलेगी। और ये भारत की 18वीं वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है ना, 18वीं वंदे भारत ट्रेन है।
कौन सी है? 18वीं। 17वीं कहाँ चली थी? आपके ध्यान होगा ये दिल्ली आनंद विहार से देहरादून तक चली थी। कहाँ तक? देहरादून तक चली थी। एक वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है कि भारत की जो 18 ट्रेनें हैं ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, ठीक है ना। धनोरकर, कुछ याद आ रहा है ना? थोड़ा सा और याद करिएगा। कल की ही बात आप भूल चुके हैं। बालू धनोरकर, बहुत बढ़िया। कौन थे? बालू धनोरकर, भालू नहीं, बालू धनोरकर, जिनका मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वहां पर कांग्रेस शून्य हो चुकी है, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखने हैं जो आज मैंने आपको बताया और कल आपको जो बताया था, दोनों के दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो उद्घाटन किया ये किसने किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये भारत की 18वीं वंदे भारत ट्रेन है जो असम गुवाहाटी से बंगाल के जलपाईगुड़ी तक चलेगी। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर याद रखना है। हाल ही में रेसेप तैयब एर्दोगन दोबारा राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ये किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? तुर्की के, सऊदी अरब के, इराक के या जॉर्डन के? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो ये तैयब एर्दोगन हैं ये दोबारा से तुर्की के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? तुर्की के ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे जब तुर्की में भूकंप आया था। भाई क्या आया था? भूकंप आया था। तो भारत ने यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया था? उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। जैसे भारत के कुछ प्रमुख ऑपरेशन हैं, जैसे ऑपरेशन कावेरी है, ठीक है ना। क्या है? ऑपरेशन कावेरी है, ये कहां पर चलाया गया था? जैसे ऑपरेशन गंगा है, ये कहां पर चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा ये कहां पर चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा है, ये कहां पर चलाया गया था? तीनों के आंसर जल्दी से फटाफट कीजिएगा। ऑपरेशन दोस्त कहां पर चलाया गया था? कौन सा ऑपरेशन दोस्त ये कहां पर चलाया गया था? या दोस्ती जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? दोस्ती हम जिसको कहते हैं, ये कहां पर चलाई गई थी? कावेरी कहां पर चला? गंगा कहां पर चला? करुणा कहां पर चला? ठीक है, ऑपरेशन दोस्ती कहां पर हमने किया? ऑपरेशन दोस्ती यहां पर चलाया गया था जब भूकंप की वहां पर बात आई थी, भूकंप वहां पर आया था, ठीक है ना। हाँ, कावेरी कहां पर चला था? सूडान में चला था। गंगा यूक्रेन में चला था और करुणा म्यांमार में चला था। ध्यान रखिएगा। तो ये ऑपरेशंस आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन करुणा अभी हाल ही में म्यांमार में चलाया गया, जो वहां पर मोचा तूफान आया था या मोचा चक्रवात से जो वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, वहां पर मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन वहां पर चलाए गए, ठीक है। हाल ही में भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को कितने वर्ष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है, ठीक है ना। रिसेंटली द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि कितने साल के लिए, कौन से साल तक इनको चुना गया है। यहाँ पर 2023 तक ये रहेंगे, 2024 तक ये रहेंगे, 2027 तक ये रहेंगे या 2019 तक ये रहेंगे, यानी कि 19 का तो कोई मतलब ही नहीं है। बाकी तीन ये आपके यहाँ पर ऑप्शन बचे, तो 2027 तक ये WHO में बाहरी क्या रहेंगे? बाहरी ये परीक्षक का काम वहां पर करेंगे। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो 2027 तक ये यहाँ पर रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, WHO जो है, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना कब हुई थी बताइएगा। WHO की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? कमेंट में सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1948 में। कब? 7 अप्रैल 1948 में। ध्यान रखना, हम 7 अप्रैल को क्या बनाते हैं ये भी एक बार कमेंट में बताएंगे। 7 अप्रैल 1948 में। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, ये सचिव हैं, महासचिव हम जिनको कहते हैं, ये टेड्रोस अधानोम है। कौन है? टेड्रोस अधानोम है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक
सैनिकों का कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? मैं आपको बता दूं, एक यहां पर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 31 मई को हम एक दिवस मनाते हैं जो संयुक्त राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है वहां पर जो हमारे सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या पूरे विश्व में जो वहां पर सैनिक हैं किसी भी देश के हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो भारत के हो, अमेरिका के हो, या किसी भी देश के सैनिक हो, वो अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं, तो उनके सेवा भाव को, या कह सकते हैं वो जो सेवा दे रहे हैं उनको श्रद्धांजलि एक तरीका से अर्पित करने के लिए 31 मई में हम अंतरराष्ट्रीय सैनिक शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये किस दिन मनाया जाता है? 31 मई में। और इस बार हमने इनका 75वां ये दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, नहीं समझ में आता दोबारा से बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 31 मई में हमने ये 75वां अंतरराष्ट्रीय सैनिक शांति दिवस मनाया है, जो 31 मई में मनाया जाता है। 75 साल पूरे हो गए। ध्यान रखना, 1948 में यूएन के द्वारा क्या किया गया था? 1948 में यूएन ने एक यहां पर कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि जो पूरे देश हैं जो यूएन के सदस्य बनना चाहते हैं, आगे भी बनना चाहते हैं, या वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो क्या करें? वो हमारे यहाँ सैनिक भेजे। सैनिक भेजे, वो सैनिक का कार्य क्या होगा? उन सैनिकों का कार्य ऐसे देशों में शांति स्थापित करना है जहां पर व्यवस्था अस्त व्यस्त है। ठीक है, यानी कि कहीं पर अगर किसी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो वहां पर सैनिक भेजे जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो भारत के भी वहां काफी सैनिक जो है कार्यरत है पहले से ही। ठीक है, तो इस बार हमने इनका 75वां दिवस मनाया है 31 मई में, और 31 मई में ही हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, भारतीय सैनिकों द्वारा 159 भारतीय सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय मिशन के दौरान शहीद होने पर इनको श्रद्धांजलि दी गई थी। ध्यान रखिएगा, 31 मई में, जो कि हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, कौन है? मनोज पांडे। उन्होंने कहां पर? दिल्ली में वॉर मेमोरियल में जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 29 मई 1948 से संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन में काम करने वाले सैनिकों के लिए ये मनाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? फिर बढ़ेंगे हम आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चमन लाल किस देश में लॉर्ड मेयर चुन इतिहास रचा है? ये लॉर्ड मेयर चुने गए हैं चमन लाल, भारतीय मूल के ये सिख व्यक्ति हैं, और इस देश में इनको लॉर्ड मेयर चुना गया है। जैसे हमारे यहाँ पर जो नगर में मेयर चुने जाते हैं, इसी प्रकार से वहां पर भी मेयर चुने जाते हैं। तो ये कहां पर? ये इंग्लैंड में मेयर चुन, वहां पर इतिहास इन्होंने रचा है। ठीक है, तो ये इतना ही बस याद रखिएगा, आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि चमन लाल जो है किस देश में मेयर बन इतिहास ये रच चुके हैं? तो ये इंग्लैंड की बात हम वहां पर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने 30 मई को स्थापना दिवस मनाया है? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा आपको स्टैटिक भी आप इसको मान सकते हैं, या इसको करंट अफेयर्स से भी जोड़कर आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 30 मई में किस राज्य ने, जो आपको मैंने यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं, इनमें से ही आपको बताना है कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाया। सिक्किम ने, गोवा ने, उत्तराखंड ने, या नागालैंड ने? आप सभी जानते हैं उत्तराखंड इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसका नवंबर में हम मनाते हैं। चलिए, अब आपके पास बचे 3 ऑप्शन, तो तीनों में से आपको बताना है कि किसने अपना स्थापना जो दिवस है ये कब मनाया है। तो ध्यान रखिएगा, ये गोवा है भाई। ठीक है ना, ये आपका गोवा राज्य है। कौन सा है? गोवा राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 30 मई में मनाया है। क्या आप बता सकते हैं कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? क्या आप बता सकते हैं गोवा जो है पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब दिया गया? ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में पुर्तगालियों से इसे मुक्त कराया गया था, और 30 मई 1987 को गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ पहल की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ? ये उत्तराखंड ने, उड़ीसा ने, तमिलनाडु ने, या केरल ने? उड़ीसा राज्य के सरकार के द्वारा ये अभी योजना चलाई गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ पहल। अब ये पहल है क्या? ये पहल जो है AI बेस्ड पहल होगी, यानी कि जो वहां पर युवा है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा।
ठीक है ना, उनको वहां पर ट्रेन किया जाएगा। और मैं कल एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, पॉवर्टी। क्या पढ़ा रहा था? पॉवर्टी में आपको पढ़ा रहा था। अगर कोई बच्चा सीजीएल की क्लास में है, ठीक है ना, सीजीएल की जो क्लास है वहां पर मैंने कल गरीबी को पढ़ाया, ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा निकल कर आया, वो भी आपको भी याद रखना है, अपने जीवन का भी उससे हिस्सा बनाएं। मैं वहां पर बता रहा था कल कि अगर बेरोजगारी या गरीबी को आपको दूर करना है, ध्यान से सुनिएगा, और आप गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं समय रहते, आप उसमें कोई स्किल जरूर सीखिएगा। क्या सीखिएगा? कोई स्किल आपको आनी चाहिए। आप डांसिंग सीख सकते हैं, ठीक है ना, आपको डांसिंग अच्छा लगता है, आप कर सकते हैं। आप पेंटिंग जानते हैं तो पेंटिंग को आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जो है ड्राइंग करना जानते हैं, जैसे पेंटिंग मैंने आपको बताया, या कोई और आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, तो आप अभी से उसमें लग जाइएगा। आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं, आप म्यूजिक में लग सकते हैं। आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप टाइपिस्ट बनिएगा, ठीक है। आपके पास जो है कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसमें और बेहतर कर सकते हैं, एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के कुल बात यह है कि आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। कोई ना कोई अगर स्किल है तो आपको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, इस पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ठीक है, इस पर डिपेंडेंसी नहीं रहने वाली। और ध्यान रखना, जिस प्रकार से जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब जो है ये बहुत सीमित है भाई, ठीक है ना। ये मत सोचना जितने लोग फार्म भरते हैं, जितने लोग तैयारी करते हैं, सभी को मिलेगी नौकरी। केवल उसको मिलेगी जो मेहनत करेगा, और मेहनत के साथ में लक भी कार्य करता है। ऐसा नहीं कि केवल मेहनत कार्य करती है, आपकी जो लक है ये भी आपके साथ में ही चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसमें सरवाइव कर पाओगे, वरना भाई आने वाले समय में प्रॉब्लम्स होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन 2023 जो हुआ, ये किस राज्य में किया गया? खीर भवानी मेला कहां पर आयोजित किया गया? एक मैं आपको बता दूं, आपने एक जो यहाँ पर लड़कियां हैं क्लास देख रही हैं, आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, सखी ब्रांड। सखी ब्रांड ये एक साड़ियों का ब्रांड है। किसका? साड़ियों का ब्रांड है। अगर आप इनका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि हिस्ट्री आप जानने का प्रयास करेंगे, तो इन्होंने पता कैसे स्टार्ट किया था। ये पुराने कपड़े इकट्ठा करती थी और पुराने कपड़ों को इकट्ठा कर उनको नया रूप देकर ये साड़ियां बेचती थी। आज ये ब्रांड बन चुका है, जिसका मैं आपको बता दूं भारत के अलावा विदेशों में भी इनके स्टोर्स खुले हुए हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर या गूगल करके। तो ब्रांड बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है बड़े घराने में ही पैदा होंगे तभी आप ब्रांड बन पाओगे, ठीक है। आप अगर किसी गांव से भी निकलकर ब्रांड बनाते हैं, आपने अपने जो तरीका है उसको बिल्कुल यूनिक तरीके से उसको पेश किया लोगों के सामने, हो सकता है वही ब्रांड बन जाए। इसको सर्च करना तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत पुराने कपड़े इकट्ठा कर गलियों में घूम घूम कर इन्होंने ये किया है। तो ये हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर जिले का जो नाम है ये चेंज कर दिया गया और इसको अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखा गया। ये अहमदनगर है, गुजरात है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला है जिसका नाम अब अहिल्या देवी होलकर कर दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में तंबाकू से होने वाले नुकसान संबंधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य कर दिया? ये किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी मूवीज दिखाते हो, आप सीरियल वहां पर दिखाते हो, गेम से संबंधित चीजें दिखाते हो, आप एनिमेशन वहां पर दिखाते हो, जो भी आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाओगे वहां पर आपको तंबाकू से होने वाले नुकसान को बताना जरूरी है। ये किसने कहा? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कानून मंत्रालय ने कहा या गृह मंत्रालय ने कहा? तो ये हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसने ये घोषणा की है कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी मटेरियल दिखाओगे उसमें आपको तंबाकू से होने वाली बीमारियां जो हैं उस पर बात रखनी होगी, वो चीजें दिखानी होगी, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, आप बता सकते हैं क्या?
ओटीटी किसे कहा जाता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है एक एग्जाम में। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है मैं आपको बता दूं। ओटीटी की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, लिख लीजिएगा, ओवर द टॉप इसको कहा जाता है। और आप जितने भी प्रोग्राम्स देखते हो कहां पर, ऑनलाइन आप देखते हो, जैसे नेटफ्लिक्स आपका हो गया, ठीक है ना, जैसे अमेजन प्राइम आपका हो चुका है, और आपके इस तरह के जैसे आपका और भी हैं, जैसे जियो सिनेमा है, जियो सिनेमा, ये सभी क्या है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो इनको सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। तो आपको वहां पर क्या करना होगा, आपको वहां पर तंबाकू से संबंधित जितने भी केरल का नहीं है भाई, ये केरल आप जो बोले हो केरल का अलग है जो आप बता रहे हो, ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है, ये जरूरी नहीं भारत की बात कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, जिसको ओवर द टॉप हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है इसने कहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये एडवाइजरी जारी की है भारत के लिए, ठीक है ना। भारत में जो भी प्रोग्राम्स दिखाए जाएंगे वहां पर आपको तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं या उसके जो दुष्परिणाम हैं उनको दिखाना अनिवार्य होगा। चलिए, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का और सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।